हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि मेरे चाइल्डहुड के फ्रेंड हैं। इनका नाम है हिमांशु। और हिमांशु, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो बताइए। जी, सभी को नमस्कार। मैं हिमांशु भट्ट, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 के एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हूँ विद रैंक 52। और रिटर्न में मेरे आउट ऑफ 400 मेरे 297 मार्क्स थे। आफ्टर दैट फिज़िकल जो मैंने किया उसमें 70 मार्क्स थे। और उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें 23 आउट ऑफ 50 मेरे मार्क्स थे। अच्छा, तो आपका जो टोटल था वो 297 का स्कोर था आउट ऑफ 400। ठीक है, ये है आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, है ना। तो आपकी यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी हिमांशु, क्या आपको कुछ अंदाज? रिटर्न की कट ऑफ 207 गई थी। 207 तो बहुत अच्छे नंबर है, 90 मार्क्स ऊपर है, बहुत वेल एंड वेल डन। और आपकी रैंक 52 थी जो कि बहुत अच्छी रैंक है और काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस पेपर के बारे में जो न्यू कैंडिडेट्स हैं या नए बच्चे हैं उनको पता नहीं होगा, तो आप बताओ कि सबसे पहले कि क्या इसका पेपर एग्जाम है, कितने पेपर होते हैं, क्या फिजिकल होता है, कैसे क्या कितना होता है, क्या होता है? जी, पेपर पैटर्न की अगर अपन बात करें तो इसमें रिटर्न में 2 पेपर होते हैं। ओके। जिसमें एक जो पेपर होता है वो पूरा हिंदी का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो कम्प्लीटली जीके होता है। और इन दोनों पेपर में आपके 200 मार्क्स ईच पेपर होता है। फर्स्ट पेपर भी 200 मार्क्स का होगा और सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स का होगा। और फर्स्ट पेपर में ओवरऑल हिंदी जो पूरी जो ग्रामर आती है, हिंदी व्याकरण, उसका पूरा डिटेल डीप जो होगा वो आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। पूरा हिंदी का एक जी, पेपर होगा ही होगा। पूरा हिंदी का जो व्याकरण है उसका पूरा आपको ज़रूरी है। तो 100 क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखा जाए तो 200 मार्क्स फर्स्ट पेपर के और 200 मार्क्स सेकंड पेपर के। ओके, तो मतलब दो तो आपके पास में एग्जाम्स होते हैं, एक प्री आपका, आप ये समझ सकते हो पेपर 1 पेपर 2, एक हिंदी का होता है, एक जीके का होता है। दोनों में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपके पास में 200 क्वेश्चंस यहाँ हो गए, 400 नंबर का आपका टोटल पेपर हो गया, है ना। फिर इसके बाद में आपका आई थिंक फिजिकल टेस्ट होता है। जी, फिजिकल टेस्ट होता है। तो फिजिकल में कैसे होता है? फिजिकल टेस्ट में होता है कि अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो रिटर्न में, तो उसके बाद फिजिकल में आपको स्प्रिंट होती है 100 मीटर स्प्रिंट, जो आपको 14 सेकंड में करनी पड़ती है। अगर आपको इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्प्रिंट, सेकंड होता है लॉन्ग जंप और तीसरा जो इवेंट होता है वो पुलअप्स होता है। ओके। जो पुलअप होता है वो 30 नंबर का होता है। अगर आप 5 पुलअप करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 6 पुलअप करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे और 7 करते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। ओके, तो जितने करोगे उतने नंबर मिलेंगे ना। उसका बिल्कुल डिवाइडेड है। ओके। जी, और उसके बाद अपन लॉन्ग जंप पे आते हैं। तो लॉन्ग जंप आपका मिनिमम 13 फीट करते हैं तो 10 नंबर है, 14 फीट करते हैं तो 20 नंबर है और अगर 15 फीट पार कर जाते हैं तो आपको 30 नंबर है। और इसमें एक ही चांस मिलता है फाउल का, अगर हो तो आप एक ही चांस में प्रैक्टिस करें। तो बहुत ध्यान रहना है आपको कि एक ही चांस मिलेगा। अगर आपके पास में वो बहुत अच्छा नंबर है आपका पेपर 1 पेपर 2 के अंदर, लेकिन आपने सिर्फ एक चांस अगर आपका होता भी है और फाउल कर देते हो तो फाउल करने की भी आपके पास में गुंजाइश नहीं मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपन स्प्रिंट पे। स्प्रिंट आपका अगर 14 सेकंड में आप अगर 100 मीटर कर लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर 15 सेकंड में 100 मीटर करते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे और 16 सेकंड में करते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इसमें एक चीज़ जो और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपको कंपलसरी लाना। पासिंग मार्क्स जो है इसमें 50 है, वो आप चाहे कैसे भी लाएं, वो आपका 50 मार्क्स जो है वो कैसे भी लाओ, चाहे कितने रनिंग में लाओ, कितने ही आप लॉन्ग जंप में लेकर आओ, वो आपको बैलेंस करना है। लेकिन मिनिमम 50 आपका होना ज़रूरी है, वरना आप फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद में हमारा इंटरव्यू सेक्शन होता है आई थिंक, है ना। तो इंटरव्यू कितने का मार्क्स का होता है? इंटरव्यू होता है अपना 50 मार्क्स का होता है। ओके, तो ये ओवरऑल पेपर हमारे पास में लगभग 400 नंबर का तो पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका फिजिकल हो गया, 500 और 50 मतलब 550 का आपका टोटल ओवरऑल पेपर हो गया। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो फिजिकल है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप अगर रिटर्न मेरिट क्लियर करते हैं उसके बाद फिजिकल करते हैं तो रिटर्न और फिजिकल का जो है आपका बनेगा मेरिट, वो आपको इंटरव्यू के तक पहुंचाएगा। और इंटरव्यू होने के बाद जो आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी उसमें आपका फिजिकल का मार्क्स नहीं जुड़ेगा।
रिटर्न और इंटरव्यू जो है वो आपको फाइनल क्वालिफाई करवाएगा। मतलब आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए आपका पेपर 1 पेपर 2 और आपका फिजिकल टेस्ट का मार्क्स कंबाइन किया जाएगा, और जब आप वहाँ पर इंटरव्यू पर पहुँच जाओगे फिर आपके फिजिकल के मार्क्स को स्किप कर दिया जाएगा। सिर्फ काउंटिंग के अंदर आपका इंटरव्यू का मार्क्स और आपका पेपर 1 पेपर 2 यानी कि 450 मार्क्स ही आपका काउंट किया जाएगा, बाकी चीज़ें काउंट नहीं की जाएगी। चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास में एग्ज़ाम्स के बारे में। अब हम इस वीडियो के अंदर और भी चीज़ें जानेंगे, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या क्या उसका वेटेज होता है, कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी चाहिए, और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चीज़ों को देखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनाएंगे कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए इतनी बुक्स पढ़ लेनी है, उस सब्जेक्ट के लिए उतनी बुक्स पढ़ लेनी है। यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ना ही आरएएस का एग्जाम है। सिंपल एक स्टेट लेवल का, एक जो सब इंस्पेक्टर से एक एक्सपेक्ट किया जाता है उतना ही आपको पढ़ना है। आपको इसके अंदर कोई आपको डॉक्टरेट नहीं लेनी है, ना ही आपको कोई पीएचडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हिमांशु कि आप सब्जेक्टिव बात करो कि एक तो आपके पास में हिंदी का पेपर होता है सबसे पहले, तो हिंदी के अंदर आपके पास में आप क्या गाइड बताओगे बच्चों को कि क्या करना चाहिए और कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? देखिए, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी इस एग्ज़ाम का सबसे मेन जो है, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अगर इसमें आप बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लाओगे तभी आप मेरिट में स्टैंड कर पाओगे। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको जो बुक्स हैं सबसे मेन तो आपकी इसमें हिंदी की जो बुक आती है वो राघव प्रकाश आती है। उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है हिंदी में। और उसके अलावा जो आप 6 to 12 की एक आती है नवीन हिंदी व्याकरण करके, उस बुक को ज़रूर आप पढ़ें। दो चीज़ें आपको जो है, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए जो है राघव प्रकाश सबसे अच्छी बुक है हिंदी में, और ये सभी मानते हैं इसमें मैं। और हिंदी का जो मैटर है, और अगर कोई कोचिंग का नोट्स आपको मिल जाता है उसको कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग जाके ही कर सकते हैं। कोचिंग का ये है कि आपको थोड़ा कम समय देना पड़ेगा, पर ऐसा एक इसमें आप कोचिंग का अगर नोट्स मिल जाता है तो उसमें आपको लिमिटेड मटेरियल में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। मतलब कोचिंग मिल जाएगी तो आपको एक तरीके से एक आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको पका पकाया खाना मिल जाएगा जो सिर्फ आपको खाना रहेगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। हिंदी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हिंदी आपका इंडिविजुअल अकेला आप देखते हो तो जीके के बराबर वेटेज रखता है। एक तरफ आपके पास 8-10 सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, तो आपको अपना बहुत ज़्यादा फोकस हिंदी के ऊपर करना पड़ेगा। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की पहली आपकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, हिंदी के बारे में हो गया। हिंदी के बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहोगे कि कुछ स्मार्ट स्टडी की ये करो या फिर ये ना करो, कुछ डूज ऐसे कुछ? हिंदी की अगर मैं बिल्कुल हिंदी में अनाड़ी था, मतलब मैंने जब शुरू किया तो मेरे को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो हिंदी के मामले में मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़ीरो था। तो इसमें आप अगर बेस से भी शुरू करते हैं तो आप एक तो अपना शब्द भंडार बढ़ाएं। जितना आप नॉलेज लेंगे, जितना आप लिख लिख के याद करेंगे, आप कोई भी बुक पकड़ते हैं तो उसमें अपना शब्द भंडार बढ़ाएं। आप जो उसमें मटेरियल है उसको आप 1 बार 2 बार राइट डाउन ज़रूर करें। लिख के याद करेंगे तो आपको चीज़ें आती रहेगी। और रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को करें। तो हिंदी का मैं यही कहूँगा कि आपको एक कोई भी बुक को है उसको बार बार पढ़ना है और शब्द भंडार बढ़ाना है अपना। मतलब आपके लिए राघव प्रकाश को आपको स्टिक हो जाना है उस बुक के साथ में, और उससे बाहर झांकना भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप देख लीजिए कि अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट 30 से 40% टाइम तो इसी के ऊपर जाना चाहिए, हिंदी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर किया भी जा सकता है। ये गारंटी नहीं है कि जीके के अंदर आप बहुत ज़बरदस्त स्कोर कर लोगे, है ना, क्योंकि जीके अपने आप के अंदर बहुत वास्ट होती है। वर्ल्ड जीके होती है, इंडियन होती है, राजस्थान की होती है, जो कि अपने आप के अंदर राजस्थान की जीके वर्ल्ड जीके के बराबर है। बहुत बड़ा सेक्शन है इसका। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज चलते हैं कि आप सबसे पहले तो एक बुक्स का बता दीजिए कि जो मस्ट है आपके लिए, जो आपने करी थी, कि कौन कौन सी बुक्स और क्या क्या रिसोर्सेस है जो मस्ट है, आपको करने ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा आपको डॉक्टर भी नहीं बनना है, सिर्फ आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको रेलेवेंसी रखनी है। जी, जैसा कि अपन अभी बात कर रहे थे कि ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना, ना किसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर डॉक्टर बनना है। तो अपने को जो है सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना है। और बेस क्लियर करने के लिए अपने को अगर करना है तो 6 to 12 की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं उन पे जाइए, आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। क्योंकि पहले आप 6 to 12 तक की बुक्स पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगी कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो नॉलेज आ जाएगी। फिर आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुरी है, कहाँ क्या स्ट्रेटेजी है। तो फर्स्ट जो थिंग है वो मैं यही कहूँगा कि 6 to 12 तक की जो बुक्स हैं वो जीके के लिए भी पढ़ें, और सारे सब्जेक्ट जो साइंस वगैरह, रीजनिंग, मैथ, सारे सब्जेक्ट के लिए आप 6 to
12 तक की, मैथ्स के लिए तो 6 to 10 तक जा सकते हैं। तो इस टाइप आप जो बोर्ड की बुक्स है उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो टेक्स्ट बुक्स को आप एक बार वो पढ़ें। सबसे सही चीज़ है कि आपका अगर बेसिक्स ही अगर आपका कमज़ोर होगा तो आपका ऊपर आप चाहे मकान बनाओ चाहे बिल्डिंग बनाओ वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, है ना। तो आपको अपने बेसिक्स को मजबूत बनाने के लिए 6 से 12 की बुक्स जो कि हिमांशु ने बताया आपको करनी है, प्लस इसके अलावा आई थिंक आपने शायद क्लास नोट्स भी करे हैं, ठीक है। तो क्लास नोट्स अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर जैसे मेरी हिमांशु से बात हुई थी कि कोई हार्ड एंड फास्ट या फिर आपके पास कोई स्टिक बुक्स नहीं है कि आपको इनको कर लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अपने लिए प्लान करना पड़ेगा कि आप पॉलिटी के अंदर आपको या IAS बनना है, आपको RS करना है या फिर आपको राजस्थान करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे M लक्ष्मीकांत कर लो, कोई बोलेगा आप हिस्ट्री के लिए ये वाली कर लो, ज्योग्राफी के लिए ये कर लो। तो आपके लिए एक सिर्फ स्टेट का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, RS का एग्ज़ाम नहीं है, नहीं आपके लिए कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो आपको चीज़ों को समझना है कि कितना आता है उतना ही आपको तैयार करना है। तो इन्होंने मुझे बताया था कि एक तो क्लास नोट्स अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के ले सकते हो, इंस्टीट्यूट के नाम शायद आपने बताए थे मुझे। जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूँ वो उसका नाम उत्कर्ष है, और बाकी उत्कर्ष के नोट्स आप किसी से अगर अरेंज कर सकते हो या स्प्रिंग बोर्ड के कर सकते हो, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट अभी काफ़ी हैं, उनके आप नोट्स अरेंज करें। उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको जो चीज़, आपको कोई सब्जेक्ट अगर 200 पेजेस में आप पढ़ रहे हो, वो नोट्स में आपको 100 पेजेस में मिल जाएगा, तो आपको इजी टू रीड होगा, और उसको आप फिर कंपाइल करेंगे आपके लेवल पे, तो और कम पेजेस में आपको इजी टू रिवाइज हो जाएगा। तो ये ज़रूर आप सभी ध्यान रखें कि अगर आफ्टर 6 to 12 की बुक्स पढ़ने के बाद आप नोट्स की तरफ मूव करें। ठीक है, 6 to 12, फिर उसके बाद में क्लास नोट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर भी आता है, वो है करंट अफेयर्स का। आपने करंट अफेयर्स की बुक बताई थी, क्या नाम था उसका? जी, करंट की अगर मैं बात करूं तो आज के समय में काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर काफ़ी बड़े बड़े वीडियोस देखते हैं। तो मैं एक सजेशन आप लोगों से सभी से ये कहूँगा कि 2 या 3 घंटे का अगर आप वीडियो देखोगे, फिर भी आपका जो है 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से अगर आप, जो बंदा बुक्स पढ़ रहा है, जो करंट की बुक पढ़ के और कर रहा है, वो 5 से 6 क्वेश्चन कर लेगा। आप अगर सब कुछ करंट में देख लोगे, वीडियो देख लोगे, फिर भी आप 8 क्वेश्चन कर पाओगे। तो सिर्फ आप 2 क्वेश्चन के लिए आप अपना 2 से 3 घंटे खराब ना करें। किसी भी अच्छी करंट की बुक, जैसे आप क्रोनोलॉजी है, मूमल है, उसको कंटिन्यूटी में पढ़ें, क्योंकि वीडियो देखने से ज़्यादा आप कम समय में बुक को रीड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आजकल ऑनलाइन में ऐसा मैंने भी देखा है हिमांशु। टीचर्स, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, बट ऐसा होता है कि आप ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के लिए एक ही घंटे की क्लास को 4 घंटे में तब्दील कर दिया जाता है, लंबा लंबा खींचा जाता है। तो जो कंटेंट आप खुद पढ़कर आधे से 1 घंटे के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो, वही आप 2-2, 3-3 घंटे लगाकर करंट अफेयर्स के उस वीडियो के अंदर देखोगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हार्डवर्क करना है, बेवकूफ़ी वाला, या फिर स्मार्ट वर्क करना है आपको, है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपको करंट अफेयर्स के अंदर। मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ अपने जितने भी CGL के या फिर SSC के स्टूडेंट्स हैं कि अपने आप को ऑफलाइन मोड में ज़्यादा रखिए ना। ऑनलाइन मोड में तभी जाइए जब आपको कोई स्पेशल, आपको पता है कि हाँ यहाँ पर मैं वीक हो रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास में सही चीज़ मुझे नहीं पता है, और हो सकता है इसकी बेटर अप्रोच कोई होती होगी, मुझे नहीं पता है। तो आप ऑनलाइन गए, आपने सर्च किया, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया, आपने वो चीज़ वहाँ से ग्रैस्प करी और आप वापस से आ गए, फिर से अपनी ऑफलाइन बुक्स के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर चल रहे हो। ठीक है, तो ये था आपके करंट अफेयर्स के बारे में। अब थोड़ा सा चलेंगे आगे आगे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं। एक बार आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नाम बता दीजिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और उनका क्या क्या वेटेज होता है ना, सब्जेक्ट वाइज। अगर हिंदी तो मैंने एक पूरा पेपर बता ही दिया आपको। हिंदी आपका फर्स्ट पेपर जो है वो तो आपको करना ही है। सेकंड जो जीके का पेपर है उसके लिए मैं आपको सब्जेक्ट की लिस्ट अगर बताई जाए तो सबसे पहले आपको मैथ्स आती है, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, और उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग में आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे। फिर देखा जाए तो साइंस आती है, जिसमें साइंस में कुछ पार्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और साइंस एंड टेक जो लेटेस्ट चल रहा है करंट से रिलेटेड, मिसाइल्स वगैरह। तो साइंस के जो क्वेश्चन है वो 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, क्योंकि इसका वेटेज 3 सब्जेक्ट में है, और उसमें भी आपको है बायो का पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है और उसके बाद केमिस्ट्री के पोर्शन पे करना है। फिजिक्स का पोर्शन जो है वो थोड़ा कम आता है। फिर उसके बाद अगर देखें अपन तो ज्योग्राफी आपकी आएगी वर्ल्ड, इंडियन और राजस्थान। तो ज्योग्राफी का 3 जोन है, तो उसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आएंगे, तो उसमें आपको फोकस करना है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलिटी का भी काफ़ी वास्ट सिलेबस है, और पॉलिटी एक मेन रोल भी प्ले करता है इस फील्ड में जिसमें अपन पुलिस में जाना चाहते हैं। तो पॉलिटी के भी 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आएंगे।
उसके बाद अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन 10 से 12, और इसमें जो स्टैटिक है, करंट है, बजट से रिलेटेड, उसको जो अपने को कवर करना है। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात आती है, अगर राजस्थान का पोर्शन आएगा आर्ट एंड कल्चर में, उसके 7-8 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि राजस्थान है तो उसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए, ये अपने पास में मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आपको डिसाइड करना है, एक तरफ आपके पास में साइंस है, मैं जस्ट कंपैरिजन ले रहा हूँ, एक तरफ आपके पास ज्योग्राफी है। 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी अकेला देता है, एक सब्जेक्ट है ना। साइंस के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके अंदर अपने आप के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। तो आप डिसाइड करिए, स्मार्ट वर्क इसे ही बोलते हैं दोस्तों, कि ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा पहले फोकस कीजिए, उसके बाद में आप साइंस के ऊपर आइए, है ना। जिसका जितना ज़्यादा वेटेज है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा फोकस कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हिंदी आपका 450 में से आपके पास में 200 नंबर का हिंदी आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ग्रेविटी कि आपके पास में कितना बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपको उसको टाइम अलोकेशन भी आपको उसी प्रपोर्शन में आपके पास में होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपने बुक्स बता दिया, आपने मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया आपके पास में। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सब इंस्पेक्टर का होता है, एक आइडियल टाइम क्या हो सकता है? कि कोई महीने 3 महीने पढ़ाई कर ले, कोई 8 महीने पढ़ाई कर ले, या कोई 2 साल, मतलब क्या एक आइडियल टाइम हो सकता है कि हाँ मिनिमम कम से कम एक ऑन एन एवरेज, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इतना टाइम लगेगा ही लगेगा महीने में, और पर डे अगर आप तैयारी भी करते हो तो? इसमें टाइम का अगर मैं बताऊं तो जो बिल्कुल जीरो से बेस लेवल से स्टार्ट कर रहा है, कोई भी बंदा हो जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से है या जिसको कोई नॉलेज नहीं एग्ज़ाम के बारे में, अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है तो 6 से 8 महीने सफिशिएंट है। और एक अच्छी स्टडी जो डेली रूटीन स्टडी जिसको कहते हैं, 5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रेगुलर स्टडी करते हुए, और 6 से 8 महीने में इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकता है। अच्छा, तो 6 से 8 महीने आपको मिनिमम लगेंगे। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक टॉपिक जो 1 घंटे में हो सकता था, आप उसको लंबा खींच रहे हो, 5 घंटों में कर रहे हो, तो ये फिर आपकी नाकामी है ना। कोई ये भी हो सकता है कि 1 घंटे में जो काम हो सकता था उसने थोड़ी कंसंट्रेशन पावर को और अच्छा किया और उसने 45 मिनट्स के अंदर वो काम कर लिया। तो ये सारी कैपेबिलिटी आपके ऊपर है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज टाइम अगर आप कोई बंदा अगर डिसेंटली तैयारी करता है तो उसको 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा। और रोज़ का अगर आप 5-7 घंटे जो भी पढ़ते हो आप, इसमें आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो टारगेट बेस्ड स्टडी रखनी है। ऐसा नहीं कि मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, बोर हो गया हूँ, फिर भी उसको पढ़े जा रहा हूँ। लंबा नहीं खींचना है, स्मार्ट स्टडी करनी है ना। और ये मैं हमेशा अपने फॉलोवर्स को भी बोलता हूँ कि अपनी स्टडी को चेंज करते रहिए। अगर 1 घंटा आपने हिंदी पढ़ा है तो अगले घंटे में मैथ्स उठा लीजिए, ताकि माइंड थोड़ा एनालिटिकल हो जाए। फिर आप जब मैथ्स पढ़ लेते हो, मैथ्स के बाद में थोड़ा सा आप ज्योग्राफी में चले जाओ, ज्योग्राफी के बाद में फिर आप वापस सब्जेक्ट चेंज करके करंट अफेयर में, ताकि आपका माइंड जो होता है वो बोर्डम में ना जाए। आप लोग एक अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रख पाओ और अपनी तैयारी को आप कर पाओ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है एक एग्जाम क्रैक करने के लिए। सिर्फ बुक्स पढ़ लेने से या क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से सिलेक्शंस नहीं होते हैं। आपके पास एक राइट स्ट्रेटजी, राइट गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी होती है ना। इन सारी चीज़ों का बहुत रोल अदा होता है जब आपका सिलेक्शन हो रहा होता है। कई बार ऐसा होता है हिमांशु कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मेरे साथ भी होता था, कि जो बहुत पीछे हुआ करते थे कई बार वो बहुत आगे चले जाते हैं। कई बार जो बहुत आगे हुआ करते हैं वो इतना पीछे चले जाते हैं जिनका पता ही नहीं चलता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें लैग करती है कि आप कितने परसिस्टेंट हो, आप कितनी कंटिन्यूटी रख रहे हो, आप कितना टाइम रिवाइज कर रहे हो, आप कितना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ सिंसियरिटी के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ बुक्स के ऊपर रिलाय मत कीजिए, अपने आप के ऊपर भी अपने माइंड सेट को डेवलप कीजिए। हर रोज़ जैसे आप पढ़ाई करते हो, हर रोज़ अपने माइंड को डेवलप कीजिए कि मुझे इस माइंड सेट के साथ में एग्जाम देने जाना है। वो माइंड सेट की प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। एक सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं यही अब आपसे क्वेश्चन अगला पूछूंगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप ये बोलोगे कि क्या चीज़ें हैं जो डोंट्स हैं, कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो करनी चाहिए वो तो हमने बता दी और पूरी दुनिया बताती है, लेकिन जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो क्या है, उनके बारे में बताइए। डोंट्स का अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले तो हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाई से। आप स्टडी कीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए। आप कभी यूँ मत करो कि अब मेरा क्या होगा, अब तैयारी नहीं करूँगा तो अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम टाइम पे पोस्टपोन होते हैं। Obviously. एक आता है महीने 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया, साल भर के लिए पोस्टपोन हो गया, टाइम लगा। उस दौरान अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी, परसिस्टेंसी नहीं रखी, कंटिन्यू तैयारी नहीं की और आपने छोड़ दिया कि अब नहीं होगा, तो आप उसमें डेफिनेटली लैग करेंगे और आप उसमें सेलेक्ट होने के चांसेस आपके कम होते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है आपको कॉन्फिडेंस रखना है। सेकंड चीज़ है आपको कंटिन्यूटी रखनी है।
और थर्ड मेन चीज़ जो आती है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप अपना शेड्यूल फिक्स करें। शेड्यूल में आप अगर एक टारगेट रखते हैं कि एक टाइम बेस्ड स्टडी ना करें कि मेरे को 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, ये ना करें। आप अपना शेड्यूल करें कि मुझे इतने टॉपिक करने हैं, या एक कॉपी पकड़ी है तो उसमें 5-6 पेज के 2 टॉपिक है तो इसको मुझे करने हैं। मैटर डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेटअप कैसा है, आपका IQ लेवल क्या है। आप कोई उसको 2 घंटे में कर सकता है, कोई 1 घंटे में भी कर सकता है। तो सबसे मेन चीज़ जो है, आप टारगेट बेस्ड स्टडी करें कि मुझे साइंस है तो साइंस को, मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकते हैं। कोई MA आर्ट्स में कर रहा है, कोई ज्योग्राफी में कर रहा है, तो आपके सब्जेक्ट को आप कम टाइम दे सकते हैं। तो इस टाइप से आप टारगेट बेस्ड स्टडी करें कि आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं तो उसमें आप 5 डेज़ में अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो उस टारगेट से चलें। उसमें आपको पर डे हो सकता है 8 घंटे पढ़ना पड़े, 5 घंटे पढ़ना पड़े, कभी कभार 3 घंटे भी पढ़ना पड़े। एक चीज़ और हिमांशु ने मुझे बताई थी, मुझे याद आ रही है अभी, कि जो 6 से 8 महीने का आपको टाइम बताया है ना, इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करेगा 3 महीने 4 महीने 5 महीने कितने टाइम में आप उसको अपना सिलेबस फिनिश कर देते हो। उसके बाद आपको सबसे स्पेशल फोकस, जैसा कि हिमांशु ने बताया, कि रिवीजन के ऊपर रखना, रिवीजन के ऊपर और मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट तो आपको इतने देने हैं कि आप अपने आप को इतना अडॉप्ट कर लो कि आप कैसे भी क्वेश्चन आए, कैसे भी किसी भी टाइप से कुछ भी पूछा जाए, आप हर एक चीज़ को कर पाओ। इतने आप अपने आप को मास्टर कर लो, अपने आप को आप इतना एड्रॉइड बना लो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि मॉक टेस्ट के साथ में कैसे क्या मैनेजमेंट और कैसे देने चाहिए, किसके देने चाहिए। मॉक टेस्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि जिस पैटर्न का आपका एग्ज़ाम है, जिस साइड, जैसे आपका एग्ज़ाम ये ऑफलाइन है तो आप मॉक टेस्ट भी ऑफलाइन ही दें फर्स्ट तो। और अगर उसी एनवायरनमेंट में दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं जो मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाती है। तो सीरीज़ ज्वाइन करके आप उस एनवायरनमेंट में अगर टेस्ट ज्वाइन कर पाएँ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपना लेवल चेक कर पाएंगे आप तैयारी के बाद में। तो आप किसी भी कोचिंग का करें, और अगर कोचिंग नहीं कर पाए तो सेल्फ डिसिप्लिन से आप घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, किसी की बुकलेट्स वगैरह भी आती होगी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की। अगर आप कहीं जाकर ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप वही बुकलेट्स वगैरह मंगवा सकते हो घर पर, और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ टाइम लगाकर, टाइमर लगाकर आप उस पेपर को दीजिए। ऐसे टाइम पर दीजिए जो आपका ऑड आवर्स हो। ऑड आवर्स का मतलब ये है कि जब आप काफ़ी एनर्जी आपकी लो हो जाती हो, तब आप प्रिपेयर, अपने आप को बहुत वर्स्ट चीज़ों के लिए प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक एग्जाम्स खिंच जाते हैं तो हम लोग मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते हैं। तो ये भी होता है कई बार कि एग्जाम से पहले आपको नींद नहीं आती। अगर एग्जाम से पहले नींद नहीं आएगी तो आप वर्स्ट कंडीशन में जा चुके हो, है ना। तो आपकी एफिशिएंसी अगले दिन ज़रूर गिरेगी ही गिरेगी। तो अपने आप को वर्स्ट कंडीशंस के लिए प्रिपेयर कीजिए कि वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में मुझे अपना पर्सनल बेस्ट देकर आना है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको डेली ध्यान रखना होगा अपने बारे में। मॉक टेस्ट के ऊपर आपको फोकस करना है, डेली मॉक टेस्ट देने। और हाँ, आपको एक चीज़ भी और हिमांशु ने बताई थी कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है ना। तो उसके बारे में आप क्या बोल रहे थे, वो एक बार बताइए। किसी भी सब्जेक्ट को अगर अपन डिटेल एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि किस लेवल तक पेपर आता है। आप पुराने पेपर उठा के देखें, उसके क्वेश्चंस देखें कि किस लेवल तक आ रहा है, उसके बाद उस सब्जेक्ट को स्टडी करें। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में अगर डूब जाएंगे तो उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, पर आप दूसरे सब्जेक्ट में लैग कर जाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ जो है, आप पुराने पेपर्स के बेस पे अपनी तैयारी करें, और जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें अपना बेस्ट दें। जो भी आप तैयारी, जैसा दीपेंद्र ने बताया कि आप वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहें। बहुत बार हो सकता है आप टेंशन से एग्ज़ाम से पहले नींद नहीं आ रही है, एग्ज़ाम में नींद आ रही है। मेरे साथ हो चुका है पहले, इसमें नहीं, इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ पर उससे पहले हो चुका है। और एक चीज़ है, आप एग्ज़ाम में जो जाते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि आप एक दिन पहले पढ़ना छोड़ दें। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप जो अपना नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट आप नींद अच्छी लें। बेशक आप 6-7 घंटे सोएं, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में, आपका 10 बजे एग्ज़ाम है तो आप जब तक घुसते हैं तब तक आप पढ़ें। क्योंकि हो सकता है आप जो पढ़ के गए हैं, एन वक्त पे अगर आप वहाँ एग्ज़ाम में वो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट हो जाता है। और मेरे साथ ये हो चुका है। मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कहते हैं 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो पढ़ोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ना करें। वहाँ अगर आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी पढ़ के जाएंगे और उसमें से बेशक आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन अगर 2-3 मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। ये बहुत सही चीज़ बोली। ये देखो, एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। जैसे कि राजस्थान का ये जो एग्ज़ाम होता है ये इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो पाता है जैसे कि SSC CGL या बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं।
एक तो आपको कंप्यूटर पे बैठे रहना है, मॉक टेस्ट देना है, स्ट्रेस, आंखों पे स्ट्रेन और मेंटल प्रेशर बहुत क्रिएट हो जाता है। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग तो यही बोलते हैं कि यार आप लोग एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले छोड़ दीजिए, बिकॉज मैथ्स एक दिन में गायब नहीं हो जाती, ना उसका रिवीजन खत्म हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं हमारे पास में सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल होते हैं या फिर जीके वगैरह ये हो जाते हैं, और राजस्थान का जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है, इसमें आपके लिए इतना स्ट्रेस नहीं है कि आप कंप्यूटर पर बैठे हुए हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, है ना। तो स्ट्रेस नहीं है तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपके पास में कोई यहाँ रोल नहीं होगा। तो आप आराम से एग्जाम्स के पहले दिन 1 घंटे पहले भी आप पढ़ के जाइए, पढ़ते रहिए, ताकि हो सकता है कोई भी अगर चीज़ वहाँ पर क्वेश्चन आता है अगर और आपने पढ़ा हुआ है जस्ट, तो आप देखिए अपना कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर कहलाता है, जो अच्छी चीज़ है, आपको ये चीज़ें फोकस करनी है, ठीक है। तो इसके बाद में ज़्यादा चीज़ें आपको अपनी स्ट्रैटेजी में इतना बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम का इसमें कोई इशू नहीं होता है हिमांशु, टाइम अच्छा खासा होता है ना, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। 6 से 8 महीने की जो बताया, 4 से 5 महीने में सिलेबस फिनिश कीजिए अपना सबसे पहले, फिर मॉक टेस्ट और रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। आपने शायद लक्ष्य की एक बुक बताई थी जिसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप जब अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि अब मैं कर लूँगा, तो उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर के लिए एमसीक्यूज जिस भी बुक में आते हैं, मैंने क्योंकि लक्ष्य की एमसीक्यूज वाली क्वेश्चन बुक पकड़ी थी, तो आप कोई भी जो बुक आप, क्योंकि आप खुद एनालिसिस करने के लिए वो हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप बुक खोल के देख लेंगे कि ये बुक जो है इतना मटेरियल प्रोवाइड करा रही है, ये इस टाइप के क्वेश्चन दे रही है, इसमें इस लेवल के क्वेश्चन है, तो आप तैयारी के बाद आप खुद इसके लिए एबल हो जाएंगे कि आप कोई भी अच्छी बुक सेलेक्ट कर सको। तो आप जाएं बुक स्टोर पे और अच्छी अच्छी बुक्स देखें जो आपको बेस्ट लगती है, उस बुक को, जो उस एमसीक्यूज़ वाली प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप थ्योरेटिकल और डिटेल वाली बुक्स तो आप ना पढ़ें तो वो बेटर रहेगा। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं वो ज़रूर आप ऐसी बुक पकड़ें जो आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। तो कहने का मतलब यही है, अगर मैं इसको ब्रीफ में अगर आपसे समझाने की कोशिश करूं, तो हिमांशु ने ये बोला है कि एक तो 6 to 12 की जो आपकी एनसी, जो आपकी आरबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स की बुक है, वो आपको करनी है सारी की सारी। मैथ्स के लिए आपको 10 से ऊपर नहीं जाना है, बाकी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट की, जो कि उत्कर्ष हो गया, स्प्रिंग बोर्ड हो गया, उसके नोट्स आप मंगवा सकते हो कहीं से भी अरेंज करके, इनके ऊपर स्टिक हो जाइए। करंट अफेयर्स डेली प्रिपेयर कीजिए विदाउट एनी वीडियोज़, ठीक है। वीडियोज़ नहीं जाना है आपको, ऑफलाइन प्रिपेयर करना है और डेली रखना है इस चीज़ को, और डेली आपको अपनी तैयारी को बस यहीं पर सीमित रखना है, इससे बाहर नहीं जाना है आपको, और अपने मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। बाकी आपको हज़ारों बुक्स बताने वाले मिल जाएंगे कि मैंने ये बुक्स भी पढ़ी है, वो बुक्स भी पढ़ी है। हिमांशु ने वो सारी बुक्स नहीं पढ़ी है, तो उन्होंने नहीं यहाँ पे बताया, इन्होंने बोला है क्लास नोट्स और एनसीआर जो आपकी स्टेट बोर्ड की जो आपकी एग्ज़ाम की ये क्लास वाइज बुक्स हैं वही पढ़नी है आपको, और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है और मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। ये हमारा ब्रीफ वे में सारा का सारा बुक्स के रिलेटेड बात थी। इसके अलावा हिमांशु, अगर आप किसी को, कुछ स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप मोटिवेट करो, या फिर कुछ और अगर आप एक्सटर्नली कुछ ऐड करना चाहो अपनी बातों के अंदर। जी, एक बात मैं आप सबसे बता दूं कि जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो आपको सिलेक्शन देता है, और जो इंटरव्यू होता है वो आपकी रैंक डिसाइड करता है। तो रिटन एग्ज़ाम जो 400 मार्क्स का होगा, उसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, उसमें आपको सिलेक्शन के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, उसमें आपके 300 अप्रोक्स या मोर देन 300 मार्क्स होंगे 400 में से, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। पर आफ्टर दैट आपको जाके थोड़ा लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि मैं जैसा हो गया था, मुझे 50 में से 23 मार्क्स ही मिले थे इंटरव्यू में, उसमें मैं अपना थोड़ा मानता हूँ गलती है। तो आप यहाँ जो मैंने गलती की वो ना करें, और इंटरव्यू के लिए भी आप जी तोड़ मेहनत करें। आप इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड करेगा। तो इंटरव्यू में आप 50 में से आप जितने ज़्यादा मार्क्स खींच सकते हैं, वो आप जितने ला सकते हैं, उससे आप रैंक में आगे से आगे बढ़ेंगे। तो रैंक जो है वो आपकी इंटरव्यू डिसाइड करेगा। बहुत अच्छी बात है। सो हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हमने बच्चों को, जो भी नए नए एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकता है कि आपके सामने एक सब इंस्पेक्टर जो लगने वाले लाखों हज़ारों स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है कि अपनी स्टेट के अंदर हम सब इंस्पेक्टर लग पाएँ, वर्दी हो खाकी की और ऊपर स्टार हो, सोने पे सुहागा, है ना। तो आप अपने सपनों की तरफ चेस करिए, जी जान लगा दीजिए। अगर आपका सपना है तो आपको मेहनत पूरी करनी ही पड़ेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। दिल लगाकर मेहनत कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप लोगों का इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स डाल सकते हैं। हिमांशु कोशिश करेंगे आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो इट वॉज़ वेरी नाइस टू मीट यू हिमांशु, थैंक यू सो मच।
और बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। जी, सभी को मेरी शुभकामनाएं, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो, जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो, और हम अच्छे जीवन के लिए सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।